तो समझिएगा, टाइम स्टैम्प भी नीचे दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज आता है और आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझना है तो आप टाइम, तो हम सभी को पता है कि इस धागे में, इस स्ट्रिंग में आपको एक टेंशन लग रहा होगा, राइट? धागे में टेंशन होगा, सो दिस टेंशन इज एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। अब सर्कुलर मोशन में किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में अगर रहना है तो उस पार्टिकल पे सेंटर की तरफ एक नेट फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका वैल्यू होता है mv²/r। कहने का मतलब है कि अगर इस बॉल की टैंजेंशियल स्पीड v है और अगर इस धागे का रेडियस r है, देन दिस टेंशन इज द ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि अगर ग्रेविटी को लो तो mg तो नीचे लग रहा है, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखो तो टेंशन इज द ओनली फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सो t इज प्रोवाइडिंग दैट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज mv²/r, राइट? बढ़िया है। तो ये आपको हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का कहानी। अब अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर फिर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप तब लगाते हो व्हेन यू आर राइटिंग द इक्वेशन फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, राइट? कोई आदमी, कोई बंदा अगर जमीन पे खड़ा होकर इक्वेशन लिख रहा है, एक ऐसा फ्रेम जो कि इनर्शियल फ्रेम है, तब वो लिखता है t इज इक्वल टू mv²/r, t इज प्रोवाइडिंग दैट सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अगर आप एक रोटेटिंग फ्रेम में हो, आप ऐसा मानो कि आप इसी बॉब पे आके बैठ गए हो, इन दैट केस दिस मास बिकम्स स्टेशनरी फॉर यू। वो मास तो आपके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है, रेस्ट पे है। उस सिचुएशन में आप ये बोलते हो कि इधर टेंशन लग रहा है एंड रेडियली आउटवर्ड्स mv²/r लग रहा है, जिसे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल देते हो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब दिखाया जाता है जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, राइट? और क्योंकि इस वाले ऑब्जर्वर के लिए ये मास रेस्ट पे है, तो वो बोलता है कि भैया ये मास तो रेस्ट पे है, यानी वो इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, व्हिच मींस ये फोर्स और ये फोर्स आपस में बराबर होना चाहिए। तो इक्वेशन जनाब फिर से वही लिखाया जाता है, दैट इज mv²/r इज इक्वल टू t। ठीक है? तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी-कभी जो टीचर होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लिखता है, कभी-कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तब लिखा जाता है जब इक्वेशन इनर्शियल फ्रेम से लिखी जाए, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब लिखा जाता है जब इक्वेशन आपकी नॉन इनर्शियल फ्रेम से लिखी जाए। ठीक है? ज्यादातर टाइम हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करके ही सॉल्व करते हैं, अंडरस्टैंडिंग में भी इजी रहता है। आई होप यहां तक चीजें एकदम क्लियर है। अब जो है किस तरीके से इंक्लाइंड है, तो अगर हम लोग यहां पे इसका स्लोप दिखाना चाहे तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको बना डाला, एंड लेट अस से दैट दिस एंगल इज थीटा। ठीक है? अच्छा, मान लेते हैं ये जो गाड़ी है इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, हालांकि सेंटर ऑफ मास से हमें अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल जो फोर्सेस है हम लोग यहीं से पास करवा देते हैं। तो गाड़ी का कुछ मास होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे mg दिखा देंगे। ये देखिए हमने mg दिखा दिया, और नॉर्मल लगेगा, कार के ऊपर नॉर्मल लगेगा, व्हिच वुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट? इंक्लाइन के परपेंडिकुलर आपको नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा। सही है सर? अच्छा, अब इन क्वेश्चंस में सबसे पहला हमारा काम होता है एक्सिस को डिसाइड करना। अब यहाँ पे क्या तो आप अपना एक्सिस इस तरीके से ले सकते हो, राइट? एक्स वाई एक्सिस आप क्या तो ऐसा ले लो, या फिर आप अपना एक्सिस इस तरीके से ले लो। ठीक है? एक्स वाई एक्सिस ऐसे ले लो, राइट? फिलहाल समझने के लिए, केसेस को समझने के लिए हम लोग इस तरीके से एक्सिस को लेंगे, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी केयरफुली। सिर्फ केसेस को समझने के लिए हम लोग इस तरीके का एक्सिस अभी लेने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, सो क्योंकि हम लोगों को इधर एक एक्सिस बनाना है, सो ये डॉटेड लाइन हमने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है? अच्छा, अब ये वाला आपका mg है, ये वाला आपका mg है, तो आप सभी को पता है कि इधर की तरफ अलोंग द इंक्लाइन इस डायरेक्शन में आपको एक mg sin थीटा एक्ट कर रहा होगा। दिस इज योर mg sin थीटा, है कि नहीं? एंड क्योंकि ये कार एक सर्कुलर पाथ पे है, अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे भी आपको छोटी सी कार दिखाई दे रही होगी, सो आप देख सकते हो ना, ये जो ट्रैक है, आप देख सकते हो ये डॉटेड लाइन बेसिकली एक सर्कुलर पाथ है जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, व्हिच मींस ये कार भी आपको एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है। तो इसके ऊपर हम लोग एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा देते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आपको भैया आउटवर्ड्स लगता है। इसका जो सर्कुलर पाथ है वो तो ऐसा होगा, ध्यान से समझिए, इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा है, और सर्कुलर पाथ के रेडियली आउटवर्ड्स आपको लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मान लेते हैं इसका स्पीड अगर v है और उसका उस सर्कुलर पाथ का रेडियस अगर r है, तो ये हो जाएगा आपको mv²/r। बढ़िया है। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या आपको दिख रहा है कि ये एंगल भी आपको थीटा होगा, यानी कि mv²/r का इधर जो कंपोनेंट होगा वो आपको हो जाएगा mv²/r, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर cos थीटा। ठीक है? mg का इधर भी एक कंपोनेंट आएगा और mv²/r का भी इधर एक कंपोनेंट आएगा। उस कंपोनेंट को अभी फिलहाल लिखने में कोई हमें दिलचस्पी नहीं है, वो दोनों कंपोनेंट को ऐड करोगे तो आपको नॉर्मल मिल जाता है, लेकिन हमें अभी उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमारा तो इंटरेस्ट है अलोंग द इंक्लाइन वाले फोर्सेस का। यही दोनों फोर्सेस फिलहाल अभी हमने दिखाया है, mg sin थीटा एंड mv²/r cos थीटा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस हियर। अगर क्या बोला मैंने, अगर आपका mg sin थीटा और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट था, दैट इज योर mv²/r cos थीटा, अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या है? कोई भी फ्रिक्शन लगने की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन कब लगता है? फ्रिक्शन तब लगता है व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मोशन। अगर अलोंग द इंक्लाइन ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, देन देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ मोशन अलोंग द इंक्लाइन, कोई स्लिप करने की गुंजाइश ही नहीं है। और अगर स्लिप करने की कोई गुंजाइश नहीं है तो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है? अगर आप ध्यान से देखिए, m से आपका कट गया है और यहाँ से इसको रीअरेंज करने पे आपको v निकल के आता है √rg tan थीटा। दिख रहा है ना, √rg tan थीटा। इसका मतलब अगर हमारी कार की स्पीड एक्जैक्टली इतनी है तो फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारी रोड स्लिपरी थी, देयर वाज नो फ्रिक्शन, ये एक ऐसा स्पीड है जिस पे हमारी कार टर्न कर सकती थी विदाउट स्लिपिंग, राइट? ऐसे सिचुएशन में आपने देखा है कि फ्रिक्शन नहीं लगा। अब आता है इंटरेस्टिंग बात, ध्यान से देखिए, अगर हमारा mg sin थीटा mv²/r cos थीटा से बड़ा हुआ तो क्या होगा? अगर हमारा mg sin थीटा mv²/r cos थीटा से बड़ा हुआ, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये कार की टेंडेंसी नीचे है स्लिप करने की। अब फ्रिक्शन भैया आएंगे रोल में, फ्रिक्शन भैया ऊपर लगेंगे। क्यों? क्योंकि कार की टेंडेंसी नीचे थी स्लिप करने की, तो फ्रिक्शन ऊपर लग के कार को स्लिप करने से रोक लेगा। बढ़िया है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपकी v और कम हो गई, अगर आपने अपनी वेलोसिटी को और कम किया तो फ्रिक्शन को बढ़ना पड़ेगा। आप समझ रहे? इफ वेलोसिटी गोज डाउन, फ्रिक्शन हैज टू गो अप सो एज टू अगेन बैलेंस द mg sin थीटा। आपने अपनी वेलोसिटी को और कम किया तो आपका फ्रिक्शन को और बढ़ना पड़ेगा। आपने वेलोसिटी को और कम किया तो भैया फ्रिक्शन कहां तक बढ़ सकता है? फ्रिक्शन तो कहां तक बढ़ेगा भैया? फ्रिक्शन मैक्सिमम अपने लिमिटिंग वैल्यू तक ही बढ़ सकता है, व्हिच इज म्यू इनटू नॉर्मल। इसका मतलब ये है कि जब फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में मैक्सिमम लगा उस समय वेलोसिटी कार की मिनिमम थी, राइट? सो v मिनिमम हमको सॉल्व करना है आगे चल के कि हम भैया कम से कम कितना स्पीड में गाड़ी टर्न कर सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच आई कैन टर्न द कार विदाउट स्लिपिंग? क्योंकि जब आपका कार का स्पीड मिनिमम होगा तब फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में मैक्सिमम लग रहा होगा। क्या मेरा बात यहां तक एकदम क्लियर है? तो अगर ऐसा सिचुएशन है, इन दैट केस हम v मिनिमम सॉल्व करेंगे जहां पे f मैक्सिमम लगेगा अप द इंक्लाइन। क्लियर यहां तक बात मेरा? ठीक है कि नहीं? अच्छा, और थर्ड सिचुएशन क्या देखेंगे हम लोग? फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। थर्ड सिचुएशन हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हमारा mv²/r cos थीटा बड़ा हुआ mg sin थीटा से,
अगर ऊपर वाला टर्म नीचे वाले टर्म से बड़ा है देन द कार हैज अ टेंडेंसी टू स्लिप अपवर्ड्स, इन दैट केस फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड्स। फ्रिक्शन जो है भैया नीचे लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने अपनी वेलोसिटी को और बढ़ाया तो फ्रिक्शन को भी और बढ़ना पड़ेगा, आपने वेलोसिटी को और बढ़ाया तो फ्रिक्शन को और बढ़ना पड़ेगा। फ्रिक्शन कहां तक बढ़ सकता है? मैक्सिमम तक। यानी कि जब फ्रिक्शन मैक्सिमम हुआ है दैट इज द वेलोसिटी मैक्सिमम, उसके ऊपर अगर आप वेलोसिटी लेके जाओगे तो फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा गाड़ी को ऊपर स्लिप होने से। तो इस सिचुएशन पे हम लोग वी मैक्सिमम डिराइव करेंगे और तब मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते थे, यहां से अगर हम m को हटा देते तो इतनी है तब फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन लगता है, और अगर हमारी वेलोसिटी √rg tan थीटा से कम है तो फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन लगता है। आई होप यहां तक चीजें एकदम क्लियर है, क्योंकि ये सब एकदम कॉन्सेप्चुअल बातें हैं कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे हमको डिसाइड करना है। क्लियर एकदम? स्लोप बना हुआ है, एंगल थीटा है, इधर हमारा लग रहा होगा नॉर्मल और इधर हमारा लग रहा है mg। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपना एक्सिस जो है ना वो इस तरीके से ही डिफाइन करेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, y एंड x। क्यों हमने ऐसा किया है? क्योंकि हमारा जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ है वो हमें पता करना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप जैसे भी सॉल्व करना चाहे। अच्छा, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, लेट अस मेक अ डॉटेड लाइन ओवर हियर लाइक दिस एंड अ डॉटेड लाइन ओवर हियर लाइक दिस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला अगर एंगल थीटा है, राइट, आप थोड़ा बहुत यहाँ पे ज्योमेट्री लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये एंगल भी थीटा है। इसका मतलब वर्टिकल ऊपर वाला कंपोनेंट जो है वो आपको n cos थीटा होगा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा दैट इज इक्वल टू n sin थीटा, राइट। हम लोग यहाँ पे v मिनिमम निकाल रहे हैं। क्या हमने अभी नहीं देखा था कि v मिनिमम का मतलब है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा अप द इंक्लाइन। यानी इस सिचुएशन में फ्रिक्शन जो है जनाब आपको ऊपर लग रहा था, फ्रिक्शन आपको ऊपर लग रहा था, और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। फिलहाल हम लोग इसको f लिख रहे हैं, लेकिन दिस इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? म्यू इनटू नॉर्मल। तो फ्रिक्शन आपको इस तरीके से लग रहा है, तो भैया हमें फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट लेना होगा, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये दोनों कंपोनेंट हमको फ्रिक्शन का चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है तो आप देख सकते हैं ये वाला एंगल थीटा है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा f sin थीटा, एंड दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी हाउ मच? दिस इज गोइंग टू बी f cos थीटा। क्या कोई और फोर्स मिस हो रहा है? हाँ, हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको रेडियली आउटवर्ड्स लगता है, तो इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, एकदम कोई भी चीज मिस नहीं हो जाए। ये रहा आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज नथिंग बट योर, इसको हम लोग कह देते हैं FC, एंड दिस इज नथिंग बट योर mv² बाई कैपिटल R। ठीक है, अच्छा, अब हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख दिया है, यानी कि हम अब कार के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो y एक्सिस पे अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर लग रहा है n cos थीटा और नीचे लग रहा है mg प्लस, सॉरी, ऊपर लग रहा है n cos थीटा एंड f cos थीटा। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस आपको ऊपर की तरफ लग रहे हैं। आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, ये आपको हो जाएगा f cos थीटा, ये एंगल थीटा है ना, ये आपको f cos थीटा हो जाएगा। सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी योर f cos थीटा एंड दिस इज गोइंग टू बी योर f sin थीटा, f sin थीटा। बढ़िया है, तो ऊपर आपको लग रहा है n cos थीटा, f sin थीटा, और नीचे आपको लग रहा है mg। एंड एक्स एक्सिस पे अगर आप देखिए तो n sin थीटा इधर लग रहा है, इधर आपको लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक f cos थीटा। तो सबसे पहले हम लोग x एक्सिस की ही बात कर लेते हैं। सो वी कैन राइट दैट दिस इज योर n sin थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज नथिंग बट mv² बाई r प्लस f cos थीटा, एंड f इज नथिंग बट म्यू इनटू नॉर्मल। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली म्यू n ही लिख देते हैं, म्यू n cos थीटा। तो अगर हम इस म्यू n cos थीटा को लेफ्ट साइड ले जाए तो ये अपना हो जाएगा n sin थीटा माइनस mu n cos theta is equal to mv² by r, and this becomes our equation number 1. y axis में करें तो n cos theta f sin theta, so I can write n cos theta plus f sin theta। तो f की जगह तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे mu into normal, right, f sin theta mu n sin theta, और डाउनवर्ड्स में आपका सिर्फ mg है। ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका n कॉमन लोगे और यहाँ से भी आपका n कॉमन लोगे तो वो n कटना है, राइट। एक काम करते हैं, फिर भी हम लोग लिख ही देते हैं, यहाँ से n कॉमन लिया, दिस इज योर n sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी n कॉमन ले लिया, दिस इज योर cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू mv² बाई r डिवाइडेड बाई mg। तो mm आपका कटेगा तो ये आपको हो जाएगा v² बाई rg। तो आपका n से n तो खत्म हो गया है कि नहीं? अच्छा है, अब लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा विच इज tan थीटा, राइट, माइनस म्यू डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू tan थीटा इज इक्वल टू v² बाई rg। और बस हमें इसको रीअरेंज करना है, तो आप देख सकते हो, हालांकि ये v आपको क्या आने वाला है, v मिनिमम। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भैया जो मेरा v मिनिमम है दैट इज इक्वल टू √rg, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू tan थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर v मिनिमम, और ये डायरेक्टली यूज होता है। जेईई मेंस की बात करें तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, इतना मिनिमम वेलोसिटी तो आपका होना ही चाहिए। ये आपका mg है,
राइट। वी मैक्सिमम में क्या होता है, आपका जो फ्रिक्शन है मैक्सिमम तो लगना है, लेकिन अब ये लगेगा किधर, डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन, इस तरीके से नीचे की तरफ आपका फ्रिक्शन अब लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर फ्रिक्शन को दिखाए तो फ्रिक्शन आपका इस तरीके से लगेगा, तो फ्रिक्शन का एक लेफ्ट कंपोनेंट रहेगा और एक mg के अलोंग ही आएगा, एक कंपोनेंट जो है इसका mg के अलोंग ही रहने वाला है ना। तो ये आपका फ्रिक्शन f है, ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर f cos थीटा, और इधर आपका एक ऐड हो जाएगा f sin थीटा, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल को भी हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, तो नॉर्मल का आपको एक ऊपर आ जाएगा और एक इधर की तरफ आएगा, जैसा पहले रहा था। ये एंगल आपका थीटा था, सो दिस इज गोइंग टू बी योर n cos थीटा, और इधर आपका आ जाएगा n sin थीटा, और एक हमारा बच गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि आपको रेडियली आउटवर्ड्स लगता है, एंड दिस इज नथिंग बट योर mv²/r, ठीक है। अब फिर से वही कहानी है, हॉरिजॉन्टल में अगर आप देखें एक्स एक्सिस में तो n sin थीटा और f cos थीटा दोनों ही आपको सेंटर की तरफ लग रहा है, विच इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। अब आपके पास दो फोर्स है सपोर्ट करने के लिए, राइट। अब यहाँ पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं n sin थीटा प्लस f cos थीटा की जगह f को हम μn से रिप्लेस करेंगे क्योंकि वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है। सो ये आपको हो जाएगा μ इंटू n cos थीटा इज इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी योर mv²/r, है ना। और y एक्सिस में अगर हम देखें तो n cos थीटा नीचे mg प्लस f sin थीटा है। सो y एक्सिस पे हम देखिए n cos थीटा है, f sin थीटा को लेफ्ट साइड ले आते तो माइनस f sin थीटा होगा, विच इज नथिंग बट माइनस μn sin थीटा इज इक्वल टू mg। फिर से हमारे पास वैसा ही दो इक्वेशन फॉर्म हुआ है, हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप डिवाइड करेंगे, दोबारा से आप n कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाई दिस इज योर cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू v²/rg। बढ़िया है। अब फिर से लेफ्ट साइड में आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करेंगे और rg को उधर लेके जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो v मैक्सिमम आने वाला है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट rg यहाँ पे आपका हो जाएगा ये tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा, राइट। एंड दिस बिकम्स योर फॉर्मूला फॉर v मैक्सिमम। इससे ज्यादा अगर स्पीड चलाएंगे गाड़ी को तो गाड़ी ऊपर की तरफ स्किड मार सकती है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट योर v मैक्सिमम, है ना। फॉर नो स्लिपिंग आपका जो गाड़ी का रेंज है स्पीड का वो v मिनिमम से v मैक्सिमम तक, ये v मिनिमम का फॉर्मूला था, ध्यान दीजिए, और ये आपका v मैक्सिमम का फॉर्मूला देखने में एक जैसा है, बस यहाँ पे माइनस प्लस है और यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक है। अगर हमारी गाड़ी की स्पीड इतनी है तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। तो सवाल जनरली जो बनता है इसमें कि बताइए आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए ऑन अ बैंक रोड सो दैट देयर इज नो वियर एंड टियर ऑफ द टायर। अब टायर कब घसेगा, टायर का वियर एंड टियर कब होगा, जब उस पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। अगर हम चाहते हैं कि उस पर फ्रिक्शन ही ना लगे तो गाड़ी का स्पीड इतना होना चाहिए, राइट। तो आपको समझना है कि सवाल कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है ना। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड रूट rg tan थीटा से ज्यादा है तो फ्रिक्शन आपको डाउन द इंक्लाइन लगता है, डाउन द स्लोप लगता है, और अगर कम है इन दैट केस फ्रिक्शन आपको अप द स्लोप लगता है। तो इस तरीके की चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए।